नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, 2024 के रण में कई योद्धा ताल ठोक रहे हैं। जो चुनावी बिसात बिछ चुकी है उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मतदाता किसका भाग चमकाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किससे लोकसभा सीट पर किसका होगा राज। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी खजुराहो लोकसभा सीट की। राजनीति के क्षेत्र में अक्सर माना जाता है कि जनता अपने स्थानीय प्रत्याशी को ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन बुंदेलखंड अंचल की खजुराहो लोकसभा सीट का इतिहास इससे जुदा है, क्योंकि यहाँ से अक्सर भारी प्रत्याशी चुनाव जीतकर संसद पहुँचते रहे हैं। खास बात यह भी है कि खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सांसदों ने प्रदेश और देश की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। ऐसे में खजुराहो लोकसभा सीट पर सबकी नज़रें टिकी रहती हैं। यूँ तो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बनता है। अब तक इस सीट पर 14 आम चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 5 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 8 बार बीजेपी को विजयश्री मिली है। इसके अलावा एक चुनाव लोकदल पार्टी ने जीता है। कुल मिलाकर खजुराहो लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती भी इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। उमा भारती 1991, 1996, 1998 तक यहाँ से सांसद चुनी गई, लेकिन 1999 में कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने पार्टी की वापसी करा दी। हालांकि 2004 में बीजेपी की फिर वापसी हुई और तब से लेकर अब तक बीजेपी यहां लगातार जीतती रही है। खजुराहो लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी ने बीडी शर्मा को उतारा था, जिन्होंने 5 लाख वोट से कांग्रेस की कविता सिंह को हराया था। इस बार भी बीजेपी ने बीडी शर्मा को टिकट दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट सपा के लिए कांग्रेस ने छोड़ी थी, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन यहाँ से रद्द हो चुका है। ऐसे में अब बीडी शर्मा को कौन टक्कर देगा, ये बड़ा सवाल है। खैर, खजुराहो सीट पर बदले हुए समीकरण पर जनता क्या सोच रही है ये भी जान लेते हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यश भारतीय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ विक्रम खपरिया जी जुड़े हुए हैं, और आशीष जी हैं पत्रकार हमारे साथ, और हमारे संवाददाता कटनी के नवनीत गुप्ता और सुकृति जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अब एक तरह से हम देख रहे हैं कि खजुराहो में कांग्रेस भी मैदान में नहीं है, समाजवादी पार्टी भी मैदान में नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा है या यहाँ पे कोई कड़ी टक्कर देता दिख रहा है, कोई संयुक्त उम्मीदवार जिसको समर्थन देते दिख रहे हो बाकी के दल, ऐसी कोई एक राय बनी है? नवनीत, पट्टी बहुत देर से चल रही है खजुराहो। नवनीत सुन पा रहे हैं आप मुझे? नवनीत, चलिए फिर नवनीत से लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो यश भारती जी, मैदान में आप थे, इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थी आपकी पार्टी से मीरा यादव। किस तरीके से नामांकन रद्द हुआ, बहुत सारी चर्चाएं हुई इस पर, लेकिन अब क्या रणनीति है कांग्रेस की और आपकी? देखिए ब्रजेश भाई, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हुई, आप भी गए पन्ना में आपने भी देखा सारी चीज़ों को। जिस तरीके से लोकतंत्र का और संविधान का मजाक उड़ाया गया, मीडिया के साथियों ने जब रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर महोदय से संपर्क करने की कोशिश करी तो उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं था, और जिस तरीके से उन्होंने लगातार संदेश देने की कोशिश करी अलग अलग तरीके की, जब प्रत्याशी को मौका ही नहीं दिया गया स्कूटनी के माध्यम से भी अपनी बात रखने का, तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। गलती हुई है नहीं हुई है यह विषय अलग है, लेकिन गलती सुधारने का मौका तो हर व्यक्ति को मिलता है। हमारे देश में संविधान ने भी ये न्यायालय के माध्यम से भी ये बात दी कि कोई भी बेगुनाह को सजा ना मिले, चाहे उसके लिए कितनी भी लंबी लेकिन यश जी, ये तो पुरानी बात हो गई, आगे क्या? आप लोग बोल रहे थे कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से न्याय होगा, चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, लेकिन कोई लड़ाई दिख नहीं रही आपकी। वो भी चल रही है, न्यायालय में जो प्रक्रिया चलनी चाहिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी तरफ भी हम गए हैं, वो भी चल रही है, चाहे वो दिल्ली के माध्यम से हो, चाहे वो जबलपुर हाईकोर्ट के माध्यम से हो, वो मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली के माध्यम से हो, जो भी लड़ाई लड़नी है वो हम लड़ रहे हैं।
वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। तो कोई बी प्लान भी तो होगा आपका कि इसमें असफल हो गए, हमारा प्रत्याशी बाहर हो गया, कांग्रेस का समर्थन हमें है, तो कोई एक संयुक्त उम्मीदवार, कोई जो निर्दलीय जिसको कांग्रेस और आप समाजवादी पार्टी समर्थन देने पर विचार कर रही है, कुछ तो लड़ाई लड़ रहे हैं या मैदान छोड़ दिया? नहीं, मैदान किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा ब्रिजेश भाई। अभी आपको जानकारी है कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई, जिसमें सभी पार्टियों के जो घटक दल हैं, प्रदेश अध्यक्ष, अन्य प्रतिनिधि बैठे थे, संयुक्त प्रेस वार्ता भी हुई। उसमें हमारा निर्णय यही है कि केवल लोकसभा तक नहीं, लगातार ये गठबंधन चलता रहेगा और रणनीति बनेगी। खजुराहो को लेकर के भी चर्चा हुई है। हम लोग संयुक्त रूप से एक प्रत्याशी को तय करेंगे और उसका समर्थन करते हुए प्रचार करेंगे। वीडी शर्मा जी को अकेले मौका नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और यह प्रचारित किया जा रहा है कि अब तो मैदान साफ हो गया, इसका मतलब कि जो 12-13 प्रत्याशी बचे हैं मैदान में, वो किसी कीमत में नहीं है। यही तो हमारा विरोध है। आप ही थे ना, यही आप तो हमारा टक्कर वाले थे, नहीं, कांग्रेस टक्कर वाली थी, यही हमारा विरोध है। जो लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहे हैं, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिनका चाल चेहरा चरित्र उस तरीके का है, उसी का हमारा विरोध है कि बाकी किसी प्रत्याशी को वो चुनाव नहीं लड़ना देना चाहते हुए कहते हैं हमारी जीत हो गई, हमारी बात खत्म। चुनाव लड़िए, परिणाम का इंतजार कीजिए, तब दावे और वादे कीजिए। तो इतनी देरी क्यों निर्णय लेने में? किसी एक उम्मीदवार को हम समर्थन दे दें? किसी तरीके कोई देरी नहीं है। जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि न्यायालय में भी जाना है, चुनाव आयोग में भी जाना है, उस पर भी सारे लोग बैठ करके तय कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोग गठबंधन के लोग सब बैठे थे। मध्य प्रदेश में एनडीए है कहां? ये दावे कर रहे हैं एनडीए के माध्यम से हम 400 पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एनडीए कहां है? ये तो अपने घटक दल को कुछ समझते ही नहीं है। कोई एक बैठक, कोई एक नेता कहीं प्रचार में कहीं दिख रहा है एनडीए का आपको? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तानाशाही प्रभाव होता है वहां पे। पूरे देश में यही हाल है, पूरे देश में यही हाल है। वो चवन्नी जो उछल के गई, वो चवन्नी भी कहीं किनारे में पड़ी हुई है। इसका जवाब जैन साहब से ले लेंगे, पहले विक्रम जी से। विक्रम जी, क्या बात है, कोई समन्वय नहीं बन पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में? विक्रम जी, विक्रम जी सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही उन तक जी। तो जैन साहब वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन तो मैदान में है, दिख भी रहा है। एनडीए गठबंधन कहाँ है? यहाँ तो कोई उम्मीदवार, कोई उनके समर्थक आपके अन्य दलों के, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, ना बैठकें हो रही हैं। अरे साहब, इंडी गठबंधन तो बहुत दिख रहा है, सुबह से शाम तक दिख रहा है। किस बात के लिए? कि आपस में लड़ रहे हैं, वो सीटों के लिए लड़ रहे हैं, आलोचना प्रत्यालोचना के लिए लड़ रहे हैं, इस बात के लिए दिख रहा है। और एनडीए गठबंधन तो ये चुनाव जीतने के लिए दिख रहा है। और जब चुनाव प्रारंभ हो जाते हैं तो सबके अपने अपने काम बंट जाते हैं। किसको आम सभाएं करना है, किसको जनसंपर्क करना है, किसको मीडिया सेल देखना, ये सब काम बटा और सब अपने काम में लगे हैं। लेकिन जिनके पास में अभी लड़ने से फुर्सत मिले तब वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो मैदान में उतार दिया था। आप ही नहीं लड़ना चाहते हो, आप पर आरोप लग रहे हैं कि रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत आपने मीरा यादव को मैदान से बाहर करवा दिया। ऐसा है कि भारतवर्ष में कानून है और जो डीएम होते हैं ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ये चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। और एक पुरानी कहावत है, टॉक्से जी आपने भी सुनी होगी, ये समाजवादी पार्टी और इंडी के लिए है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। इंडी क्या होता है? नाच ना आए आंगन टेढ़ा। अरे तुम्हें फार्म ही भरते नहीं आ रहा है, अब तुम का चुनाव लड़ोगे? ऐसा है, अब तुम उससे अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तर्क दे दो। अब तर्क भी कानून सम्मत हो। पुरानी लिस्ट के आधार पर आप फॉर्म भर रहे हैं। बड़ा साधारण सा प्रश्न, एक 10-12वीं क्लास का बच्चा भी जब परीक्षा देने जाता है तो वो नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करता है, पिछले सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करता। अब ये पिछले सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अब बोलते था हमको नंबर नहीं मिले। अरे बड़ी साधारण सी बात है, छोटी सी बात है, उसकी ये गलती कर रहे हैं। इसका मतलब ये बड़ा साफ है ये कि तो आपका हाथ तो नहीं है, आपने मौका नहीं देने दिया उनको कि गलती का सुधार कर सकें वो। देखिए हम तो कुछ नहीं है, डीएम जो है वो चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हैं। यदि हमारे प्रत्याशी से गलती होती है तो वो हमको भी दंडित करते, हमको छोड़ते नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो ऐसी जवाब लेते हैं जी, वो कह रहे हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 3 बार उनके पति विधायक रहे हैं, 1 बार वो विधायक रही हैं, इसके बाद इतनी बड़ी गलती और आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पर।
जबकि निर्वाचन आयोग के अधीन है आज की तारीख में कलेक्टर। ब्रिजेश भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले मैं सुकृति जैन साहब की बात कर लूं। बड़े योग्यवान व्यक्ति हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी इन पे विश्वास नहीं दिखाती या इनके जैसे लोगों पे विश्वास नहीं दिखाती? क्यों मुरैना और भोपाल से इनको प्रत्याशी लाना पड़ता? बुंदेलखंड में कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं बचता। तो ये दावे और वादे तो बड़े बड़े करते हैं। मैंने एनडीए का सवाल किया, एनडीए कहां दिख रहा है? कहां शिवसेना को साथ में लेके चल रहे हैं? आपका प्रत्याशी कौन सा स्थानीय था? यस जी, मैं ब्रिजेश भाई, आपका प्रत्याशी भी तो भारी था। नहीं, बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं। पूरे बुंदेलखंड में इनको कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। लेकर के आए चंबल से, आयाते रहते भोपाल में, स्थानीय पे विश्वास नहीं है। चलिए, हम अगर बुंदेलखंड में भी अगर जिले से बाहर, लोकसभा से बाहर ले, लोकसभा के ही ले आते। मैंने इसलिए कहा ना, योग्यवान है हमारे जैन साहब, इनकी योग्यता पे क्यों नहीं बात की? ना विधानसभा पे विश्वास किया, ना लोकसभा पे विश्वास कर रहे हैं। क्या आयातित नेताओं पे ही निर्भर रहेंगे कि जो बाहर से आएगा उसको प्रवक्ता बना देंगे भारतीय जनता पार्टी में, राज्यसभा भेज देंगे, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो चक्की पीसिंग वाले हों, चाहे वो असम के हों, उन्हें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा भेजेंगे? तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों क्या होगा? ये गारंटी कौन सी है मोदी जी की कि हम अपने लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे? दूसरी बात, अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। नहीं सुकृति साहब, अपने जवाब पे कह दीजिएगा। मैं आपके साथ कई बार डिबेट पे बैठा, आपकी योग्यता पे मुझे कहीं शक नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी वालों पे शक करता हूं कि वो आपकी गारंटी लेने में क्यों डरते हैं? आपकी गारंटी लेने में क्यों डरते हैं? आप पे क्यों नहीं भरोसा करते? मेरी बात भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, अटल जी, अडवाणी जी, आज अमित शाह जी और ये हैं। हम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग विचारधारा के विस्तार के लिए काम करते हैं। एक हमारे यहाँ एक वाक्य चलता है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हमारा दिन चार रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन भारत मां का वैभव अमर रहना चाहिए। हम उसके लिए काम करते हैं, और जब हम उसके लिए काम करते हैं तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं रहता है। ये मतलब आप आरोप लगा रहे हो, आप व्यक्ति के लिए काम करते हो, आप देश के लिए काम करते हैं। हम देश के लिए नहीं, आरोप नहीं, अपनी अपनी विचारधारा है, काम करने की पद्धति है। आपकी बात से मुझे जिज्ञासा हो गई कि एक बात और बता दीजिए। आपके यहाँ गुना में 3 मेहमान और आपके यहाँ गुना में केपी यादव जी को पहले दूसरी पार्टी से लिया जाता है, प्रत्याशी बनाया जाता है, वो जीत जाते हैं, फिर उनका टिकट काट दिया जाता है, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दूसरी पार्टी से लाया जाता है, फिर जीते हुए को टिकट काट दिया तो हारे हुए को टिकट दे दिया जाता है। ये कौन सा वैभव बढ़ाएंगे? ठीक है, वो तो अपनी अपनी पार्टी की रणनीति है। आपने बहुत सारी रणनीति। यस जी, प्लीज, मैं दोनों के पास जो होता है लौटूंगा, बाकी के मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। विक्रम जी, क्या समाजवादी पार्टी से तालमेल नहीं बैठ रहा है? कोई एक संयुक्त उम्मीदवार को आप समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, या आपने छोड़ दिया मैदान के हमने तो समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार बना दिया था, उनको सीट दे दी थी, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है? समन्वय नहीं होता तो प्रत्याशी हम क्यों देते, सीट हम क्यों देते समाजवादी पार्टी को? हमारा पूरा समन्वय है और हमारी चर्चा लगातार चल रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों को मीटिंग हुई है, जल्दी सामने आ जाएगा कि हम किसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आपके तो लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी का कार्यक्रम था तो कई कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा बीजेपी में शामिल हो गए। वो तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। नाराज है मीरा यादव को वहां से उम्मीदवार बनने पर, समाजवादी पार्टी को सीट देने पर। कांग्रेसियों का हक चला गया मतलब। देखिए, अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, 3 या 4 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में इससे ज्यादा संख्या में लोग कांग्रेस में आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये अवसरवादिता के लोग हैं, अपना धंधा पानी बचाने के लिए अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। यदि जनता ने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया, वही लोग वापस फिर अपने अपने दलों में वापस आएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो बताएं कि उन्होंने कटनी को, अपने संसदीय क्षेत्र में कटनी को मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं दिया? कटनी में सेंट्रल स्कूल खोलने की बात कही थी, क्यों नहीं करी? कटनी में हवाई पट्टी बनाने की बात करी थी, क्यों नहीं करी? कटनी की एक बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है, कटनी का जगन्नाथ चौराहा से लेके घंटाघर तक, 5 साल तक उसको लटकाए रहे। और अब चुनाव के समय उन्होंने वहां पे अभी सिर्फ वहां पे गिट्टियां डाली गई हैं। तो ये तो हमको भाजपा के लोग बताएं, उनके हाथ में ये मुद्दे तो तब कारगर होते ना विक्रम जी,
जब आप मैदान में होते, आपका संयुक्त उम्मीदवार मैदान में होता। अब आप तो मैदान में है ही नहीं और ये तय नहीं कर पा रहे कि किस निर्दलीय को समर्थन दे दें दोनों मिलकर। नहीं, चुनाव खत्म हो गया क्या? वोटिंग हो गई क्या? नहीं तो किसका प्रचार कर रहे हो आप? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, नहीं किसी को तो समर्थन दे रहे हो क्या? हो गई, वोटिंग हो गई क्या? तो कितना इंतजार? वही तो मैंने कहा था। अभी सवाल तो इंतजार- आपने कहा कि समन्वय ने है हमारा, जब तो उम्मीदवार बना तो कितनी बिल्कुल है, देर और लगेगी? बिल्कुल हमारा समन्वय है और हम जल्दी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अभी आने वाले हैं। मैं रास्ते में ही हूँ, उनसे चर्चा होगी और जल्दी हम तय करके जनता के सामने रखेंगे कि हम किसको समर्थन दे रहे हैं। तो जल्दी तय कर लेगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आशीष जी, क्या लग रहा है आपको जी जी कि दो बड़े दल, एक तो संयुक्त उम्मीदवार था मीरा यादव और कांग्रेस पहले ही वहां से अब एनडीए गठबंधन को सीट दे चुकी थी, अब ऐसे में बाकी के जो उम्मीदवार बचे हैं वो टक्कर देते दिख रहे हैं बीजेपी को, या बीजेपी एक तरफा वहां पे जीत रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो, मेरी आवाज आ रही ना आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, सबसे बड़ी बात तो है कि मुझे तो इस बात पर ही आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में समाजवादी पार्टी ने खजुराहो को ही क्यों चुना और कांग्रेस ने भी गठबंधन के लिए खजुराहो सीट क्यों सौंपी, जबकि इस खजुराहो सीट का ये जो पिछले चुनाव का पर अपन अगर नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा जनाधार रहा। पिछले जीती 3 भी है चुनाव में कांग्रेस, भले सत्यव्रत चतुर्वेदी जीते हैं वहां से। बिल्कुल, उसके पहले सत्यव्रत चतुर्वेदी जीते हैं, उसके पहले उनकी मां विद्यावती चतुर्वेदी 2 बार इस सीट से सांसद रही है। तो और इसके बाद जो राजा पटेरिया ने चुनाव लड़ा था उसमें भी उन्हें अच्छे खासे वोट हासिल किए थे 2019 में। वो करीब 28,332 का ही अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस ने इस सीट पर आत्मघाती कदम क्यों उठाया। अब रहा सवाल, जब इनका इंडिया गठबंधन के साथ इनका समझौता हो भी गया खजुराहो सीट के लिए, तो सवाल ये उठता है कि आपने जो पूछा कि अब प्रत्याशी कौन चुनौती दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस परसेप्शन को बनाने पर लगी हुई थी इस सीट पर, और वो चाह रही थी कि राम मंदिर की उपलब्धि के सहारे, और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वीडी शर्मा जी से बड़ा प्रत्याशी इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं बड़ा नाम, तो जो परसेप्शन वो बनाने में लगी हुई थी, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक इसमें कामयाब हो गई है। अब इंडिया गठबंधन के पास फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी है, जो रिटायर्ड आईएएस हैं आरबी प्रजापति, मुझे लगता है कि उनके नाम पर इंडिया गठबंधन सहमति बना रहा है। परंतु उनके जनाधार की बात की जाए या और भी जो समाजवादी पार्टी को मिले वोटों की या कांग्रेस के वोटों को कांग्रेस को कुल पिछले चुनाव में मिले वोटों की बात की जाए, तो काफी अंतर अभी भारतीय जनता पार्टी से वोटों का रह रहा है। तो मुझे लगता है कि वो तो दुगना अंतर है, जिस तरह से दोनों के भी जोड़ दिए जहां पिछली बार के मिले थे, तो उससे भी डबल अंतर है। उससे भी एक बड़ा अंतर, सपा और कांग्रेस का जो मिला भी दिया जाए वोट, तो भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव करीब 5 लाख वोट से जीती थी, वीडी शर्मा जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अब जबकि उनके पास कोई बहुत बड़ी चुनौती इस सीट पर नहीं रह गई है, तो वो इस अंतर को और भी ज्यादा बढ़ा के और एक धमाकेदार जीत यहाँ पर दर्ज करके, और वीडी शर्मा दिल्ली दरबार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनके कद का कोई नेता नहीं। तो विक्रम जी, सीधा सवाल आप ही से, एक तो आपके पास ये सीट आपने क्यों दी, जबकि सुरक्षित सीट थी, पहले भी आप यहाँ जीतते रहे हैं, या मजबूरी में दी है? कोई मजबूरी नहीं होती, ये सामान्य एक विषय होता है दो पार्टियों के बीच का। भाजपा ने भी बहुत सारी सीटें अन्य दलों को ऐसी दी हैं जहां भाजपा के विनिंग प्रत्याशी थे, तो ये एक दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो आपके नेता कह रहे थे कि छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, कोई दम नहीं है मध्य प्रदेश में, फिर आप एक ऐसी सीट दे देते हैं जहां आप जीतते रहे। हम जीतते रहे हैं, कई ऐसी सीट, वही तो कह रहा हूँ, भाजपा ने भी बहुत सी सीटें कई ऐसी दी हैं अपने दलों को। वो तो समन्वय की बात है, आपसी समन्वय की बात है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछली विधानसभा की यदि हम बात करें जो अभी संपन्न हुआ, उस विधानसभा से यदि हम तुलना करें तो मात्र 1,28,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे थी, और उन वोटों में समाजवादी पार्टी के वोट भी हम जोड़ दें तो मात्र 60,000 का अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित नहीं हो, उन्होंने छल करके हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त करा दिया। लेकिन वो ये नहीं भूले, मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ, जिस बात से आप सब लोग बच रहे हो, बात मुद्दों की कीजिए। क्यों कटनी को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, क्यों कटनी को सेंट्रल स्कूल नहीं मिला, क्यों कटनी को हवाई पट्टी नहीं मिली, क्यों कटनी को जो मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जो इतने बड़े सांसद के रहते होना चाहिए नहीं मिली। तो जनता ये नहीं भुलाएगी।
जनता सब देख रही है कि आपने किस तरह से फॉर्म रिजेक्ट किया। ठीक। जिस प्रत्याशी को जिसको हम तो समर्थन जैन साहब अति देंगे, उत्साह में मत रहिए। 60,000 का अंतर था मात्र, और अब संयुक्त उम्मीदवार रहेगा तो आप ये अंतर बड़ी खाई नहीं बची है। वो कह रहे हैं पार्ट देंगे, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, पलायन पर होनी चाहिए। एक बात का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो प्रारंभ में मैंने एक बात की थी, इनकी चुनाव की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। अब इनकी स्थिति, एक पुरानी कहावत है, ना मामा से काना मामा अच्छा। अरे खाली सी जगह एक आदमी को पकड़ के ले आओ ये। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को इसलिए दी कि ये खुद ही हताश हो गई थी, लूजिंग सीट है ये, और तैयारी नहीं है। और जहां तक प्रश्न उठता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक प्रशासन का सिस्टम है, जैसे जगन्नाथ चौक की सड़क की बात है, नगर निगम के अंतर्गत है, इसका जवाब सांसद से आप लेने का औचित्य नहीं है। सांसद से आप जवाब लीजिए मेडिकल कॉलेज का, और मेडिकल कॉलेज केंद्र से स्वीकृत लेकिन होना आप है। लोग तो कहते हो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर क्यों नहीं पूछना चाहिए भाई? अरे जैन साहब, आप कहते हो डबल इंजन की सरकार, सुनिए तो, फिर आप कहते हो नगर निगम की चुनाव होते ट्रिपल इंजन की सरकार, तो फिर क्यों नहीं पूछना चाहिए? अरे आप भाजपा में किसने शामिल कराया? आप जो है मेरी बात को सुनेंगे तब ना समझ पाएंगे। मेडिकल कॉलेज की आपने बात कही है, मेडिकल कॉलेज प्रोसेस में आ चुका है, और वहाँ सड़क की जो बात है, हवाई पट्टी का जहां तक प्रश्न उठता है कि सांसद जी को, अब आप जबलपुर का यदि आप उदाहरण लेंगे, आज राकेश सिंह ने 3 टेनोर 4 टेनोर के बाद तक जबलपुर की स्थिति को बदला। आज कटनी भी प्रगति की उड़ान पर है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात तो है, आ रहा हूं जैन साहब, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि वीडी शर्मा जी को इस चुनाव के बाद उनका कद इतना बढ़ जाएगा कि वो कहीं मध्य प्रदेश से सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी न बन जाए। तो ये क्या कद बढ़ाने की रणनीति है क्या जैन साहब? वैसे ही बड़ा कद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो। कब बढ़ेगा कटनी का कद? निश्चित रूप से ये जनता का जो समर्थन जो उनको मिलेगा इस बार, और विपक्ष के एक बिल्कुल लाचार विपक्ष, इसके पास में न कोई तैयारी, न कोई कैंडिडेट, न कुछ, उसके आगे वीडी शर्मा जिस बम्पर वोटों से जीतेंगे, ये पूरे देश भर में खजुराहो लोकसभा सीट तो नवनीत जाएगा। क्या मुद्दे असरकार हो रहे हैं वहां पे? और जिस तरह से आ रहा हूं, यश जी आ रहा हूं, नवनीत, क्या मुद्दे वहां पे हावी हो रहे हैं? क्या माहौल है? जिस तरह से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मैदान में नहीं है, अब आपको क्या लगता है, कोई टक्कर देते दिख रहा है? कोई माहौल बन रहा है? इस तरीके से अभी माहौल वैसा बनता हुआ नहीं आ रहा, लेकिन हम की बात करें, जिस तरह से मामला जो यहाँ पे नामांकन दर्ज हुआ है, तो बेटी सर्वात पक्ष है 12-13 और खड़ी उससे अभी किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नहीं। मुद्दा मैंने है जो विक्रम सिंह ने जैसे थोड़ा बताया, यहाँ पे जो मुद्दा मेडिकल कॉलेज को, हवाई पट्टी को लेकर बात, उसको लेकर जरूर बहुत लोगों को मायूस लग रहा है कि आज कटनी में आगे विकास क्यों नहीं हुआ, जिसको लेके आज कहीं ना कहीं असमंजस है। लेकिन चूंकि मोदी जी के नाम पे यहाँ पे वोट मिलेगा, और उसके बाद नवनीत लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि यश जी कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, और मुद्दे तो हैं लेकिन उतने कारगर नहीं होंगे क्योंकि मोदी की लोकप्रियता है और सामने मैदान में कोई नहीं है। यश जी नहीं, देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी पूर्व विधायक उनकी मैं बात सुन रहा था, अंधे मामा, लूले मामा, लंगड़े मामा की बातें कर रहे थे। वो क्या शिवराज मामा की बात कर रहे थे? नहीं, वो तो यहाँ तो लोकप्रिय मामा, इसीलिए क्या मोहन यादव जी काने मामा आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, कहावत थी वो। मामा तो भारतीय जनता पार्टी ने मामा प्रचलित किया, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि अंधे मामा, काणे मामा, लंगड़े मामा से अच्छा मोहन मामा। अब उत्तर प्रदेश में तो वो फूफा जी बन जाते हैं, मोहन जी। लेकिन एक बात ये भी तो आ रही है कि आपकी भी मीरा यादव उम्मीदवार यादव समाज से थी, इसलिए उन्होंने हथियार डाल दिए क्योंकि मोहन यादव सामने हैं। नहीं ब्रिजेश भाई, मैंने जैसे अभी सुकृति जैन साहब से सवाल किया था, आपने मेरी बात छोड़ दी थी।
दूसरे दल से आए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने गुना से टिकट दिया, वो विजयी हो गए। जिनको हराया भारतीय जनता पार्टी में, फिर उनको शामिल किया दूसरी पार्टी से, राज्यसभा से भेजा, मंत्री बनाया, अब फिर लोकसभा लड़ा रहे हैं। जीते हुए का टिकट काट रहे हैं, हारे हुए को टिकट दे रहे हैं। जबकि तमाम पार्टियां करती हैं, आपकी पार्टी नहीं करती। जबकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी बाकी है, तो वो सिंधिया जी को राज्यसभा के कार्यकाल को पूरा करने दें। क्यों लोकसभा में अपने जीते हुए यादव प्रतिनिधि को हटाया? अगर हम यादव समाज की बात कर रहे हैं, आपने जो सवाल किया मैं उस जवाब को कह रहा हूं। जब यादवों के सम्मान की बात आ रही है तो केपी यादव का अपमान क्यों? क्या अशोकनगर की जनता का, गुना की जनता का, शिवपुरी की समाजवादी पार्टी जिसने ज्योतिराज सिंधिया को हराया, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में हराया, उसको टिकट देने का औचित्य बता दे। यानी जनता जनार्दन की जो मूल भावना थी वो सिंधिया को पसंद नहीं करती, उस सिंधिया जी को वहां से प्रत्याशी बना करके मूल भावना के साथ खिलवाड़, जीते हुए केपी यादव को हटा दिया। ये आपने कभी जीते हुए उम्मीदवार का टिकट नहीं काटा क्या? और जो आपने बात की यादव समाज की बात कर रहे हैं, सुनिए तो आप यादव समाज की बात कर रहे हो। यदि यूपी चले, सुनिए तो एक सवाल तो सुन लीजिए। व्यक्ति को हमने टिकट दे दिया और अपने जीते हुए का टिकट काट दिया हो, सुन तो लीजिए सवाल बता दीजिए। यूपी चले, एम वाई फैक्टर था, इस बार असर कारक है क्या? उतने उम्मीदवार आपने उतारे हैं क्या मुस्लिम समाज से, यादव समाज से? आप यहाँ एक यादव की पैरवी कर रहे हैं, दीजिए जवाब। मैं दे रहा हूं ना जवाब ब्रिजेश भाई। ये एमवाई का फैक्टर तो मीडिया की दी गई बात है, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। आज भी हमारा घोषणा पत्र आया है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, हमने आदि आबादी को आगे बढ़ाया, महिला पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाया, बुंदेलखंड की बेटी को आगे बढ़ाया, उसका प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी के। यस जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्ता के महासंग्राम की तैयारी है, तमाम पार्टियां मैदान में हैं और एक जोर आजमाइश चल रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे, लेकिन खजुराहो में कुछ तस्वीर अलग है। यहाँ पे अभी तक तस्वीर ही साफ नहीं हो पाई कि बीजेपी को टक्कर कौन देगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई कि किसे अपना समर्थन दें ताकि बीजेपी से मुकाबला कर सके। आने वाले परिणाम बताएंगे कि दोनों ने किसको समर्थन दिया, कौन भारी पड़ा या किसकी विजय हुई। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।